बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राहुल अपनी पत्नी सुष्मिता और अपने 5 साल के बेटे श्रवण के साथ रहा करता था। राहुल अपनी पत्नी के साथ जमींदार के खेत में काम किया करता था। श्रवण उन दोनों के साथ में खेत में जाया करता था। वह पेड़ों के इधर उधर खेला करता था। श्रवण कभी कभार पेड़ों पर चढ़ जाया करता था और कभी कभार पेड़ों पे से फल खा लिया करता था। राहुल का जीवन इसी तरह से चल रहा था। हर रोज की तरह श्रवण अपने मम्मी पापा के साथ खेतों में जाता है। राहुल अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था, लेकिन श्रवण मंद बुद्धि था। तभी वहाँ पर जमींदार विक्रम सिंह आ जाते हैं और फिर राहुल से कहते हैं, राहुल, इस लड़के को स्कूल पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हो? यहाँ पर मेरे पास काम पर क्यों लेके आते हो? ये लड़का मेरे पेड़ों के आसपास खेलता है और कभी कभार तो ये हमारे पेड़ों पे भी चढ़ जाया करता है, जिससे ये मेरे फल खा लेता है और मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। साहब, ये छोटा लड़का है, हम इसे धूप में इधर उधर कहाँ छोड़ सकते हैं? अरे बच्चा है तो तेरा बच्चा है ना, इसे अनाथ आश्रम भेज, गर्मी में भेज, कहाँ भी तेरे को भेजना है वहाँ पे भेज। लेकिन ये लड़का मेरे पेड़ों पर क्यों चढ़ता है और मेरे फल क्यों खाता है? कल से तू इसे यहाँ पर नहीं लेकर आएगा राहुल। ठीक है साहब, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही मैं करूँगा। कल से आपके फल नहीं खाएगा, मैं इसे वहाँ पर नहीं जाने दूंगा साहब। मालिक, हमसे गलती हो गई है। विक्रम प्रताप सिंह यहाँ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुष्मिता वहाँ पर आती है और कहती है, क्या हुआ जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं जी? भगवान, स्कूल वाले श्रवण को स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे और यहाँ पर हम इसे गर्मी में ला नहीं सकते, घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। जमींदार जी का एक बगीचा बचा था जो हमारा आखिरी सहारा था, अब वो भी जमींदार ने कह दिया है कि हम इसे यहाँ पर न लेकर आए। जी, मैं कल स्कूल जाकर मैडम जी से बात कर लेती हूँ कि वो हमारे श्रवण को पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अरे भगवान, तू पागल हो गई है क्या? तुझे समझ नहीं आता? मैडम जी कई बार बोल चुकी है कि श्रवण मंदबुद्धि है, वो पढ़ नहीं सकता। ठीक है जी, अभी हम काम करते हैं, फिर इस बात के बारे में बाद में सोचेंगे। दोनों इस तरह से काम में लग जाते हैं। श्रवण आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहा था। तभी ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वाह, ये कौन है? तभी पेड़ में से एक आवाज आती है। ये मेरे में से आवाज आ रही है। मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी सब बातें समझ सकता हूँ। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। अरे वाह, तुम तो बोलते भी हो पेड़। हाँ, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तुम कल यहाँ पर जरूर से आना। पेड़ श्रवण से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर विक्रम सिंह आ जाता है और कहता है, मुझे ऐसा कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिससे थोड़े ही समय में हम अमीर हो जाएं। हम अपने इंजीनियर्स को बोलकर एक ऐसी मशीन बनवा लेंगे जिसमें से हम एक साइड से कपड़ा डालें तो दूसरी साइड से बहुत खूबसूरत लहंगे निकले। अरे वाह, इस मशीन से तो मैं बहुत जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। श्रवण जमींदार की सारी बातें सुन लेता है। जमींदार अपने घर चला जाता है। श्रवण भी अपने माता पिता के साथ घर पे आ जाता है। तभी सुष्मिता कहती है, श्रवण बेटा, अब तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। जमींदार जी अब तुझे अपने खेतों में घुसने नहीं देंगे। क्यों नहीं घुसने देंगे माँ? वो आम का पेड़ तो मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त ने मुझसे बोला है कि मैं रोज उससे मिलने आया करूँ। देख लिया भगवान, तुमने अपने बेटे को, तुम कह रही थी कि श्रवण को हम स्कूल में एडमिशन दिलवाए। अरे भगवान, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ये श्रवण मंद बुद्धि है। देख लो अब क्या अनाप शनाप बातें कर रहा है कि पेड़ बोलता है। पापा, मैं सच बोल रहा हूँ, वो पेड़ मुझसे बातें करता है। श्रवण बेटा, अब बस यही सुनने के लिए रह गया था क्या? पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं एक मशीन खरीद सकूं जिसमें से मैं एक तरफ कपड़ा डालूं और दूसरी तरफ लहंगे निकले। फिर आप दोनों को खेतों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम भी बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। हे भगवान, ये लड़का सच में पागल हो गया है। अरे भगवान, मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है। रात को सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन श्रवण का मन उसी लहंगे की मशीन में लगा होता है। अगले दिन सुबह श्रवण सबसे पहले उठकर और खेतों में चला जाता है। फिर उस आम के पेड़ के पास जाता है और उससे बोलता है, ऐ दोस्त, तुम्हारा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ श्रवण, बोलो। दोस्त, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो तुम क्या मुझे एक ऐसी मशीन दे सकते हो जिसमें से मैं एक तरफ साधारण कपड़ा डालूं और दूसरी तरफ से लहंगे बन के निकल जाए? बस इतनी सी बात श्रवण, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। इतना कहकर वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है
परी को देखकर श्रवण दंग रह जाता है और फिर परी श्रवण से कहती है, मैं इस जादुई पेड़ पर रहती हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती। तुमने मुझसे जादुई लहंगे वाली मशीन मांगी है जो मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादू से लहंगा बनाने वाली एक मशीन प्रकट कर देती है। लहंगे वाली मशीन को देखकर श्रवण बहुत खुश हो जाता है। उसे लेकर श्रवण अपने घर आ जाता है। रात को सोने से पहले श्रवण उसके पास में एक लाल रंग का कपड़ा रख देता है और सोने चला जाता है। श्रवण जब सुबह उठकर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा लहंगा रखा होता है। ये देखकर श्रवण हैरान हो जाता है। वो खुशी से झूम उठता है और अपने माता पिता को वहाँ बुलाता है। वो दोनों श्रवण की इस कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब वह लोग रोज सोने से पहले लहंगे बनाने वाली मशीन के पास में बहुत सारे कपड़े रख देते थे, जिससे सुबह बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर लहंगे बनकर तैयार हो जाते थे और सुबह होते ही वहाँ उन्हें बेचने चले जाते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शहर से धनंजय नाम का एक लड़का सुष्मिता के घर पे आता है और फिर वह श्रवण से कहता है, हमने सुना है तुम्हारी दुकान पर बहुत सुंदर सुंदर लहंगे मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारा काम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम तो घर से काम कर रहे हो। यह सुनकर राहुल धनंजय से कहता है, बताइए सर कैसा काम करना है, हम आपका काम जरूर से करेंगे, हम आपके सब ऑर्डर जरूर से पूरे करेंगे। अच्छा, इतना यकीन है तुम्हें अपने ऊपर? जी सर, हम आपका सारा काम करके देंगे। बहुत दिनों से हमें लहंगा सिलने वालों की जरूरत थी, अगर तुमने हमारे लहंगे सिल दिए तो हम तुम्हें अच्छा पैसा देंगे। ये तो हमारी अच्छी किस्मत होगी सर, अगर आप हमें अपनी कंपनी में काम करने का मौका दें। आप हमें एक बार यह मौका दे, हम आपके लिए बहुत सारे लहंगे तैयार कर लेंगे। ये लो राहुल, तुम कुछ एडवांस रख लो, हमारी कंपनी के कर्मचारी तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें बहुत सारे लहंगे के कपड़े देकर चले जाएंगे। राहुल ने उस कंपनी से एडवांस ले लिया और जादुई लहंगा देने वाली मशीन के पास वह रोज रात को कुछ कपड़ा रख के सो जाते और दूसरे दिन वह लहंगे बन के तैयार हो जाते। कुछ ही महीनों में वह अमीर बन जाते हैं और धीरे धीरे सुष्मिता ने अपना एक लहंगों का शोरूम भी खोल दिया। इस बात की खबर जब जमींदार को लगती है तो वह राहुल के घर आता है। राहुल, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे जादुई लहंगा देने वाली मशीन को चुरा लिया है, उस पर मेरा हक था, वह मेरी मशीन है, तुमने उसे मेरे खेतों से चुराया है। मगर साहब, वो तो मेरे बेटे को मिली है, वह मेरे बेटे ने पेड़ से मांगी थी। देखो राहुल, तुमने उस मशीन से बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, बहुत दौलत कमा ली है। मैं तुमसे उन पैसों और दौलत को नहीं मांग रहा हूँ, बस तुम मुझे वो मशीन वापस कर दो। राहुल बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक आदमी था। वह उस मशीन को जमींदार को दे देता है। जमींदार वह मशीन लेकर अपने घर पे चला जाता है। रात के समय जमींदार जैसे ही लहंगा बनाने वाली मशीन के ऊपर कपड़े रखता है, मशीन अपने आप से वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ देखकर जमींदार के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जमींदार ने सारे शहर के कपड़े 30 लाख रुपए में खरीद कर अपने घर पर रख लिए थे, लेकिन अब वो उससे लहंगे नहीं बना सकता था। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने लहंगे सिलने के लिए बहुत सारे कर्मचारी रख लिए थे और अब उसका बहुत बड़ा बिजनेस हो गया था और वह सब अपनी जिंदगी में काफी खुश थे, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा तृप्त थे।